चुनावी परिचर्चा के इस दौर में आज हमारे साथ हमारे एक वरीय साथी राकेश तिवारी, जो संपादक हैं द देसी अड्डा के, उनसे हम जानेंगे सारण कमिश्नरी में जितने लोकसभा है उनका मिजाज। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप लगातार इन दिनों बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जनता का मिजाज जान रहे हैं। ऐसे में आपका दौरा सारण की धरती पे हुआ है, तो सारण की धरती में सबसे पहले हम उस लोकसभा पे चर्चा करेंगे जो चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। हम उस लोकसभा के बारे में जानेंगे जहां से कभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी चुनाव लड़के और जीत के गए हुए थे। भले ही बाद में उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था। एक वैसा सीट जहां पे अभी तक क्षत्रियों का दबदबा रहा है, और इस बार यह लड़ाई राजपूत बनाम भूमिहार के तरफ दिख रही है। ऐसे में आपका अनुभव जो है वो क्या बता रहा है? देखिए, महाराजगंज की लड़ाई जो है वो कुल वर्सेस फूल, कुल की या फूल की फूल की, यही हवा है। और एक लड़ाई जो है वो कट्ठा और बीघा का, ये जो नारा है, दो नया नारा जो है इस चुनाव में इजाद हुआ है। इसके पहले कई नारे जो है महाराजगंज में गूंजते रहे हैं। जैसे एक नारा मुझे याद आ रहा है, जब विधानसभा का चुनाव था यहाँ महाराजगंज में, और अनुसुईया जायसवाल और प्रभुनाथ सिंह कोच वाले और उमाशंकर सिंह जो मोछ वाले वो चुनाव मैदान में थे, तो एक तरफ से हल्ला उठता था कि महाराजगंज में ना जीती है कोच वाला, ना जीती है मोछ वाला, जीती है यह लहंगा वाला। अनुसुईया जायसवाल चूंकि महिला थी इसीलिए कहा जाता था। तो दूसरा नारा चलता था कि ना जीती है लहंगा वाला, ना जीती है कोच वाला, जीती है ये मोछ वाला, यानी कि उमाशंकर सिंह को कहा जाता था। और तीसरा नारा चलता था कि ना जीती है लहंगा वाली, ना जीती है मोछ वाला, जीती है यह कोच वाला। तो महाराजगंज की लड़ाई का मिजाज इस तरह से रहा है कि शुरू से ही यहाँ जबरदस्त मुकाबला होता रहा है। तो इस बार दो नारे जो हैं कि कुल में या फूल में, कुल के देवा कि फूल के देवा, एक तो ये लड़ाई है, और दूसरा है कि कट्ठा के लिए बिगहा नहीं खोएंगे। कट्ठा यानी कि लोकसभा क्षेत्र के लिए, बिगहा यानी कि प्रधानमंत्री का वो जो राष्ट्र में बनाना है उसको नहीं खोना है। अब इन दोनों नारों को लोग अपने अपने तरह से विश्लेषित कर रहे हैं, और पूरा चुनाव मुख्य रूप से चर्चा जो है वो इसी की हो रही है। अब समीकरण चाहे जो हो, समीकरण यहाँ कई तरह के हैं। जैसे समीकरण एक देखा जाए तो यहाँ से अधिकांश समय राजपूत मतदाता के फैसलों पे टिका रहता था चुनाव, और यहाँ से राजपूत जो प्रत्याशी होते थे वो जीत के जाते थे। उसमें आप चाहे वो मामला ले लीजिए कृष्ण प्रताप सिंह का, ये आप राम बहादुर सिंह का, प्रभुनाथ सिंह का, सब महेंद्र नाथ सिंह यहाँ से जीत के गए हैं, उमाशंकर सिंह जीत के गए हैं, और आप चंद्रशेखर जी तो जीत के गए हैं। यहाँ से कई लोग, गिरजा देवी भी जीती हैं। तो अब इस लिहाज से देखा जाए तो महाराजगंज का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये सारण और सिवान के बीच में स्थित है, और दोनों जिलों को प्रभावित करता है ये क्षेत्र। और यहाँ से प्रभुनाथ सिंह या चंद्रशेखर जब होते थे तो लोकसभा में बड़ी मुखरता से अपनी आवाज़ भी उठाते थे। तो उस लोकसभा क्षेत्र में जब चुनाव है और राजपूत और भूमिहारों की अच्छी खासी यहाँ संख्या है, और दोनों जातियां जब मुखर जाति के रूप में माना जाता है बिहार की राजनीति में, तो जब मुखर दो जातियां आपस में लड़ रही हैं तो उसका असर पूरे प्रदेश में हो रहा है। जैसे यहाँ महाराजगंज की लड़ाई का असर वैशाली में भी है, यहाँ के लड़ाई का असर काराकाट में भी है, यहाँ के लड़ाई का असर आप सिवान को भी प्रभावित कर रहा है। कई जगहों पे इसका असर, सारण के राजनीति में भी महाराजगंज का दखल है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, और इसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए वे चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं नए नवेले जो आकाश प्रसाद सिंह हैं, वो पहली बार लोकसभा
में जाने के लिए एंट्री मारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि महाराजगंज से बाहर के लोग नहीं जीतते रहे हैं, बाहर के लोग भी जीतते रहे हैं। चंद्रशेखर यहाँ से जीत के गए हैं, कृष्ण प्रताप सिंह जो दरौली के थे वे जीत के गए हैं, तो आकाश प्रसाद सिंह भी आए हैं, तो वे भी अपना चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन महाराजगंज का जो समीकरण है वो समीकरण ये कहता है कि एक तरफ से जहां राजद कांग्रेस वीआईपी का कोर वोटर आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में खड़ा है उनके स्वजातीय मतों के साथ, तो दूसरे तरफ राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी और अति पिछड़ी जातियों का एक बहुत बड़ा समुदाय जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ भी खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में नेता बोल रहे हैं लेकिन जनता जो है वो अभी चुप्पी साधे है, और ये चुप्पा वोटर जो है वो महाराजगंज की राजनीति को प्रभावित करेंगे। कई गांव में मैं गया, बातचीत किया, लोगों से खुद गए, और स्टूडियो में तो हम लोग चर्चा करते ही हैं, गांव में जाकर जमीनी स्तर पर इस धूप में भी घूमे तो पता चला कि गांव के लोग अभी पूरी तरह से वो बदल चुके हैं। जो पहले की स्थिति थी कि लोग बोलते थे, अब बोलते नहीं, अब सबको जिताते हैं, जिस पार्टी के नेता को देखते हैं उसी को जिताने लगते हैं। कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो बोलते हैं, लेकिन आम जनता बोलती नहीं है, वो बोलेगी 25 तारीख को जब अपना वोट देगी, और उसका रिजल्ट 4 जून को आने वाला है। एक फैक्टर ये भी मिला अमूनन, जब हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं, जैसा निकलते हैं, एक फैक्टर ये भी था कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे मुफ्त राशन, किसान निधि, इस तरह की जितनी भी मुफ्त वाली योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा, अति पिछड़ा जो वर्ग है वो प्रभावित कर रहा है इन सब चीजों को। निश्चित रूप से एक बीजेपी ने लाभार्थी वोटर अपना खड़ा किया है, और उस लाभार्थी वोटर का मतलब आनंद पिछले कई चुनावों से बीजेपी ले रही है। इस चुनाव में भी वो फैक्टर, चाहे लोग जितना कहे, इस चुनाव में भी हमने देखा है कि वो फैक्टर काम कर रहा है। लाभार्थी वर्ग एक है जो मोदी के पीछे खड़ा है, भले उसको स्थानीय सांसद से नाराजगी है, उसके विरोध में वो बोलता है, उसके कार्यों के लिए बोलता है, लेकिन जब बात आती है वोट देने की तो वो कहता है कि मुझे नरेंद्र मोदी को वोट देना है, मुझे नहीं मतलब है सांसद से कि उन्होंने क्या किया, कितना काम उन्होंने खराब किया, उनसे मुलाकात भी नहीं होती है उनकी, लेकिन वो वोट नरेंद्र मोदी को देते हैं। मोदी के नाम पर भी वोट जा रहा है, और उसी का असर है कि चुनाव में जो है वो यहाँ पे महाराजगंज की राजनीति में भी कमल छाप पूरी मुस्तैदी से लड़ाई में खड़ा है। जो वोटरों की संख्या है महाराजगंज में 19.5 लाख के करीब है, 19,35,000 समथिंग है। ऐसे में जो सेंसेक्स डाटा है, या यूं कहें कि जो कास्ट सर्वे बिहार सरकार द्वारा कराई गई, उसके हिसाब से जो संख्या बल है वो भूमिहारों की सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे राजपूत है, तीसरे नंबर पे यादव है, चौथे नंबर पे मुसलमान है। अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में देखें, इसमें ब्राह्मण वोटों की भी संख्या अच्छी खासी, उससे इनकार नहीं कर सकते। तो सवर्ण के जो वोट, खासकर ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत, ये बीजेपी के कोर वोटर्स। वहीं आप दूसरी तरफ देखें तो यादव, मुसलमान और मलाह आज के डेट में जो एकदम पकड़ने वाली वोट है, उस पर अच्छी पकड़ है आज के डेट में महागठबंधन की। उस हिसाब से अगर देखें तो फाइट बहुत नेक टू नेक है। लेकिन आप उस लिहाज से महाराजगंज की लड़ाई मत देखिए, यहाँ पे राजपूत और ब्राह्मण मतदाता तो सिग्रीवाल के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन भूमिहार मतों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आकाश सिंह के पीछे खड़ा दिखता है। अभी तक तो दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खड़ा दिखेगा। इसके अलावे सच्चाई ये भी है कि 30% जो भाजपा के कैडर वोटर हैं वो कहीं हिलेंगे भी नहीं, ये भी तय है। लेकिन इसके बाद अब यदि आप जाते हैं तो मुसलमान, यादव, भूमिहारों का एक अच्छा खासा वर्ग, मल्लाह और राजद समर्थक जो हर वर्ग, पिछड़े वर्ग में और अति पिछड़े वर्ग में जो राजद समर्थक वोटर हैं वो इधर आएंगे, जबकि सिग्रीवाल के पक्ष में ब्राह्मण, राजपूत के साथ साथ कोयरी, कुर्मी और जो अति पिछड़ा वर्ग का एक बहुत बड़ा चंक है वो सिग्रीवाल के साथ में जाएगा।
प्लस वैश्य समुदाय को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर चौक चौराहे पर एक अच्छी खासी संख्या है, हर गांव में वैश्यों की संख्या है। तो उस लिहाज से यदि आप पूरा वैश्य समुदाय को मिला देंगे तो एक अच्छा खासा वोट बैंक तैयार हो जाता है। और वो पूरी तरह से महाराजगंज में भी आप देखेंगे तो वो भाजपा के साथ कोर वोटर की तरह वो खड़ा दिखता है। तो अब देखना है ये भी कि कौन से प्रत्याशी हैं जो अपने वोटरों को बूथ तक ले जाकर और वोट गिरवा लेते हैं। आपका वोट 5 लाख है और पोल हुआ 1 लाख, किसी का वोट 3 लाख है और पोल हो गया 2.5 लाख, तो जीतेगा कौन? सवाल ये है। और महाराजगंज की लड़ाई में मैंने पहले से देखा है कि यही होता रहा है कि जितने भी राजपूत कम्युनिटी है वो अपने वोट गिराने के प्रति जागरूक रखती है। इस देश में और पूरे महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी में आप यदि देखेंगे तो यादव मत, मुस्लिम मत और राजपूत मत, ये 3 जो लोग हैं ये अपने वोटों के प्रति ज़्यादा सजग रहते हैं और वोट बूथ पे पहुंच के गिराते हैं। अपने कैंडिडेट को जिताने की जब बात आती है तो बड़ा बढ़ चढ़ के ये आगे बढ़ते हैं। वही भूमिहार मत, ब्राह्मण मत में थोड़ी सी उदासीनता रहती है। अब इस चुनाव में वो उदासीनता को दूर करना होगा, आगे बढ़ना होगा यदि आकाश सिंह की स्थिति को मजबूत करना है तो। आइए अब जरा सा हम लोग एक राउंड खेलते हैं कि जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और आकाश सिंह, इंटेलेक्चुअलिटी, एक्सपीरियंस और अपने बड़े नेता का जो छाप है, ये सारे फैक्टर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की तरफ है। क्या मानते हैं आप, इसमें कितना नंबर देते हैं? निश्चित रूप से सिग्रीवाल आकाश सिंह के तुलना में राजनीतिक रूप से बहुत बड़े ऊंचे पद पे हैं, क्योंकि आकाश प्रसाद सिंह अपना राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। आज तक वे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य भी नहीं रहे, चुनाव भी नहीं जीते हैं। जबकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कई बार विधायक रहे हैं, यहाँ तक कि बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उन्हें पार्टी और संगठन चलाने का भी क्षमता है, क्योंकि वो प्रदेश संगठन में भी भूमिका उनकी रही है। इसके अलावे वो 2 बार सांसद रहे हैं, और ऐसे सांसद नहीं रहे, सांसद ऐसे रहे हैं जिनकी उपस्थिति पार्लियामेंट में 100% रही है। हाँ, इसमें कहीं सिग्रीवाल कहीं से अपना पार्लियामेंट का सेशन नहीं छोड़ते हैं, और जमीन पे वो कितने मजबूत हैं ये 14 में दिखा, फिर 19 में दिखा, और अब 24 की बारी है। ये ठीक है कि उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन केवल नाम जुड़ने से ही चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए और भी कई फैक्टर काम करते हैं, और उस फैक्टर में कहीं ना कहीं से सिग्रीवाल फिट दिखते हैं, तभी वो चुनाव जीते हैं। प्लस पॉइंट ये भी है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ कि वो अपने आम समर्थकों के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे जितना कोई फंक्शन हो, तमाम तरह की चीजें हो, वो मिस नहीं करते हैं। आम जन में उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आम जन में उनकी कनेक्टिविटी अच्छी है। इसके अलावे वो मृदुभाषी हैं और वो सहज तरीके से लोगों से मिलते हैं। काम वो कितना करेंगे या ना करेंगे ये अलग बात है, काम कितना वो करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं वो भी अलग बात है, लेकिन सहजता से मिलने में, किसी की बात सुनने में वो कोई कोताही नहीं बरतते हैं। और किसी को भी ये लगता है कि वो अपनी बात वहाँ जाकर कह सकते हैं। यदि उनके कार्यकर्ता उनका रास्ता नहीं रोके तो वो कोई भी व्यक्ति जाकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पास अपनी बात को बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है, और ये उनकी यूएसपी है। इसको कोई छीन नहीं सकता, कह नहीं सकता कि नहीं है। ये कहेगा तो भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि सिग्रीवाल सहज नहीं है। जैसे एक और उनके साथ जो यूएसपी की बात हो रही है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि उनपे ऊपर कभी यह मोहर नहीं लगा कि वो फला जाति के नेता है, स्पेसिफिक नेता है। जैसे उनके ओपोनेंट्स प्रभुनाथ सिंह रहे तो उनका एक इम्पैक्ट बना था कि वो राजपूतों के बड़े नेता है, राजपूत समुदाय के लिए बहुत ज्यादा एग्रेशन रहता है। लेकिन उसके उलट अगर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को देखा जाए तो उनपे कहीं ये छाप नहीं, अभी तक जो पिछला 2 इलेक्शंस देखे हम, तो उसमें कहीं इस तरह का कोई प्रभाव नहीं बनता दिखता था। देखिए उसका कारण है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल शुरू से ही सोअर नेचर के रहे हैं, और वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में अपना करियर की शुरुआत किए हैं। वो कभी भी अपनी व्यक्तिगत छवि से ज़्यादा पार्टी की छवि उनके पीछे उन पर हावी रहती है। जबकि प्रभुनाथ सिंह जो हैं वो अपने बल पर पार्टी से अलहदे भी
वो अपनी एक मजबूत पकड़ बनाए हैं। और जब प्रभुनाथ सिंह लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय उन्हें भूमिहार से लड़ना पड़ा था और इसीलिए उनकी छवि राजपूत नेता वाली हो गई। अब सिग्रीवाल उसी पाले में आए हैं, नहीं तो वे राजपूत से ही लड़ते थे, इसीलिए वो कहा जाता था कि वो छवि में के मामले में ये है। इस लड़ाई में पता चलेगा कि वो राजपूतों के नेता बन के उभर रहे हैं कि केवल वो सभी समुदाय के वर्ग के नेता हैं। तो हालांकि वो सभी समुदाय के वर्ग के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही उनका प्लस पॉइंट भी है कि उन्हें हर जाति में कुछ ना कुछ वोट उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चीज ये भी है, एक नैरेटिव यहाँ ये भी सेट होता है कि अगर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यह चुनाव जीत जाते हैं तो शायद सारण कमिश्नरी में वो राजपूतों के बड़े नेता में शुमार हो जाए, जो राजीव प्रताप रूढ़ी का जगह है उसको रिप्लेस कर ले वो पोजीशंस में। देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि वो कितने बड़े नेता बनेंगे, कौन नहीं बनेगा, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी का भी एक अपना अलग स्थान है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का भी एक अपना स्थान है। वो भी अपने अभी कोई छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता है, नरेंद्र मोदी से सीधा संपर्क है, सभी नेताओं से बीजेपी के सीधा संपर्क है। उनकी एक अपनी अलग पहचान है और अलग पकड़ है। अब ये नहीं कह सकते कि वो सहारनपुर मंडल के बड़े नेता बन जाएंगे कि वो रूढ़ी से कोई तुलना किया जाए, दोनों लोग लेकिन जैसे मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि प्रभुनाथ सिंह जो थे, मतलब जिस समय अब तो वो जेल में है, जब राजनीति में थे तो ऐसा माना जाता था कि जो बड़े चेहरे राजपूत के चेहरा होते थे, जो कुछ मद्दा रखते थे कि उनके हट जाने से, रह जाने से बहुत चीजें तब्दीली हो जाती थी, तो वो जगह आखिर खाली हो गया है आज के परिवेश में। नहीं, तो अभी के परिवेश में भी देखेंगे तो राजीव प्रताप रूढ़ी भी यदि जीत जाते हैं तो वो एक बड़े नेता के रूप में स्थापित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव की पुत्री को पराजित करके जीतेंगे और वो हमेशा लालू प्रसाद के फैमिली को पराजित करते रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, नरेंद्र मोदी से उनका भी सीधा ताल्लुकात रहा है। और सारण के मुख्यालय से वो यदि जीतते हैं तो सारण में उनका दबदबा तो है ही, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और राजीव प्रताप रूढ़ी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल दोनों एक ही खेमे में हैं, तो कोई वैसा उन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई भी नहीं है। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कभी इस लड़ाई के पीछे पड़ते भी नहीं है कि हम बड़े नेता बन जाएं तो हम वो अपना काम करते हैं। चलिए आगे आते हैं, ब्राह्मण वोट पे आते हैं। ब्राह्मण वोट की बात जहां तक है, वर्तमान के विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के विजय शंकर दुबे महाराजगंज से विधानसभा से, उनके पुत्र बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को क्या इस बात से पार्टी स्तर पर भी कहीं ना कहीं नुकसान तो झेलना ही पड़ा होगा? निश्चित रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष को जहां तक नुकसान की बात है, उनके एक इमेज को तो बट्टा लगेगा ही कि उन्हीं के पार्टी के जो विधायक है, जहां उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से उन्होंने इस्तीफा दे दिया उनके पुत्र ने, तो एक अंदरूनी कलह की बात तो सामने उजागर होती है। दूसरी तरफ जहां तक ब्राह्मणों के वोट का सवाल है, तो ब्राह्मणों का वोट में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि विजय शंकर दुबे के चलते ब्राह्मण वोट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खेमे में जाएगा। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पास पहले से ही ब्राह्मण वोट था, बीजेपी के वो कोर वोटर है, और ब्राह्मण के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है कि उसका तो कोई नेता यहाँ लड़ नहीं रहा है, वो तो नरेंद्र मोदी को देख रहा है। और वो चाहे आकाश प्रसाद सिंह को दे या जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को दे, तो उसके लिए मामला बराबर है। एक इम्पैक्ट ये भी था ना कि अगर कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं, उनका अपना एक जनाधार है, उसके चलते भी उनकी जातीय पकड़ में जो वोट है, जो एक सेपरेशन होता है वोट का, वो वोट कम से कम वो दिलवा सकते थे ना आकाश प्रसाद सिंह को। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये विधायक का चुनाव नहीं था। जिन लोगों ने विजय शंकर दुबे को वोट दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था कि वो केंद्र में भी देंगे, वो ये देख रहे थे कि विजय शंकर दुबे जीत रहे हैं और उनको जिता देना है महाराजगंज से एक बार, इसलिए ब्राह्मणों ने उनको वोट दिया था। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कहने पर सारा वोट पलट के आकाश प्रसाद सिंह को दे दे, और इतना उन्होंने कोई ब्राह्मणों के लिए काम भी नहीं किया है। उनका आधार वोट आरजेडी और कांग्रेस का था, और वो कभी ब्राह्मण का अभी आधार वोट है नहीं, तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब लोग उनके कहने पे दे देंगे। हाँ, 10, 20, 50, 100 कार्यकर्ता तो किसी भी नेता के होते हैं, तो वो तो जरूर देते। चलिए 5 पॉजिटिव पॉइंट आकाश प्रसाद सिंह के।
आकाश प्रसाद सिंह का 5 पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पहला तो वो कि एक वो युवा है, और युवा है तो युवाओं को लेकर एक फिजा बना सकते हैं, और युवाओं लोग जो है वो उनमें संभावना देख सकते हैं। दूसरा, यदि आप कहेंगे तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र भी हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय और मतलब बिहार स्तर पर उनका एक पकड़ बन सकता है और लोग जानते हैं। तो दूसरा उनके पक्ष में ये जाता है। तीसरा कि अखिलेश प्रसाद सिंह और या आकाश प्रसाद सिंह के यहाँ स्वजातीय वोटों की संख्या एक अच्छी खासी है, ये भी उनके पक्ष में जाता है। और ये है। और चौथा ये है कि अखिलेश प्रसाद सिंह शुरू से ही महाराजगंज के लोगों से जुड़े रहे हैं, कुछ लोगों से उनका कार्यकर्ता हर जगह पे है, और इसका फायदा उनको इस चुनाव में मिल रहा है, और वही है नतीजा जो आगे वो इतना हवा बना पाए हैं। चौथा है कि वो संपन्न है, आकाश प्रसाद सिंह में कोई संपन्नता में कोई मामला नहीं है, तो उनके आगे पीछे लोगों को घूमने के लिए भी कोई कमी नहीं है, भीड़ है, पूरा आ रहा है चारों तरफ से, पूरे प्रदेश से लोग महाराजगंज पहुंच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं। अभी वोट में कितना तब्दील होगा, इससे माहौल कितना बनेगा, ये तो आने वाले समय में। अगर 5 कमजोरियां की बात करें तो 5 कमजोरी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो वो बाहरी हैं, और इसलिए उनको महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अभी सभी गांवों के बारे में भी वो पता नहीं होगा कि उसका भूगोल और इतिहास क्या कहता है। तो पहली तो कमजोरी यही हो गई। दूसरी कमजोरी ये हो गई कि उन्हें उससे लड़ना पड़ रहा है जो सीधे सीधे मोदी मैजिक के नाम पे महाराजगंज में आए हैं। तो मोदी का एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है जिसे उनको लड़ना है। तीसरी कमजोरी आकाश प्रसाद सिंह के खुद उनके स्वजातीय हैं, जिनका 30 से 40% तक वोट अंत तक जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पास जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि चला जाएगा, लेकिन अब तक का जो इतिहास रहा है उसको ध्यान में रखेंगे तो 30% वोट किसी भी हालत में जो बीजेपी के कैडर वोट है वो खिसक के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पास जा सकते हैं। हालांकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खेमे का तो दावा और भी अधिक है, लेकिन मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि ये है। चौथी कमजोरी ये है कि स्थानीय के बदले चुनावी प्रबंधन में बाहर के लोगों का इस्तेमाल यहाँ ज़्यादा हो रहा है। प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, आकाश प्रसाद सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, कार्यालय चला रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा कहीं ना कहीं उपेक्षित हो जाते हैं। जो गांव के वोटर हैं, जो गांव के लोग कभी आते हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं, तो फिर वो दिक्कत होती है। तो और पांचवा जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो बूथ लेवल का मैनेजमेंट की कमजोरी जो मुझे दिखती है, जो कि बीजेपी का बूथ लेवल का मैनेजमेंट बहुत मजबूत होता है, उसके तुलना में आकाश प्रसाद सिंह का मैनेजमेंट कमजोर है, क्योंकि कांग्रेस के पास उतना मजबूत संगठन नहीं है जो टोला टोला गांव गांव पे कांग्रेसी हो। तो उनका जो चुनाव प्रचार का गांव गांव टोला टोला चलेगा वो आरजेडी के भरोसे चलेगा। तो कितना उसमें सफलता मिलता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि आरजेडी के लोगों को कितना तरजीह देकर जितने ही अपने पास रख पाएंगे आकाश प्रसाद सिंह, उनके लिए फायदेमंद होगा। अच्छा कौन बोलता है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल या आकाश प्रसाद सिंह? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अच्छा बोलते हैं, मृदुभाषी हैं, अनुभव है इतने दिनों का। तो अच्छा बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है कि सही बोलना और मुद्दों पर बोलना और कहाँ क्या बोलना है ये बोलना। तो इस मामले में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को अनुभव है और उस अनुभव का लाभ उन्हें मतलब मिलता है। आकाश प्रसाद सिंह को ये नहीं मालूम है कि हमें किस सभा में क्या बोलना है, नहीं, अभी थोड़ा सा मेच्योरनेस नहीं है, हाँ वो थोड़ी कमी है। उससे ज़्यादा अच्छा अखिलेश प्रसाद सिंह स्ट्रेटेजिकल नहीं है। हाँ वो है कि किस जगह पे कहाँ बोलना है, हमारा वोटर कैसे हमसे जुड़ेगा, इस जगह पे हमको क्या बोलना है, कहाँ देश स्तर के मुद्दे को उठाना है और कहाँ लोकल मुद्दे को उठाना है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो कई जगह पे तो मामला जो है वो अलग हो जाता है। वो देखने में मुझे मिला, मैंने 3-4 जगह पे उनका देखा भाषण और ये, तो मुझे वो पता चला। लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को ये पता है कि जनता बाजार पर क्या बोलना है और महाराजगंज में क्या बोलना है, गोरियाकोठी में क्या बोलना है। मोदी का कार्यक्रम होने वाला है, कितना असर डालेगा?
मोदी का कार्यक्रम होने वाला है तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। पिछले 3-4 चुनाव में आप देखें, मोदी जैसे बोलते हैं फिर फिजा बदल जाती है। महाराजगंज में पहली बार मोदी आ रहे हैं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आज तक कभी नहीं आए थे। प्रधानमंत्री के बतौर रूप में, प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर प्रचार करने का ये पहला मौका है। और तब लोगों में तो एक जोश आएगा ही। और ये कार्यक्रम ठीक जो है वो मतदान के पहले रखा गया है। 21 तारीख को, 25 तारीख को 4 मतदान है, दिन पहले। तो 4 दिन पहले है, तो फिजा जो है वो बदलनी है। अब इसके लिए कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि इस मोदी मैजिक को कैसे वो काटेंगे। अभी तक मुफ्त राशन, किसान निधि, ऊपर से मोदी का प्रोग्राम, ये 3 काट तो बड़ा दिक्कत है। ये तीनों सटीक है और उसका प्रहार झेलना पड़ेगा। और उसका भी प्रहार चलेगा तो लोग कोई कह सकता है कि ईवीएम में का बटन बदल गया या ये हो गया, वो आएगा, वो आ सकता है। लेकिन आकाश प्रसाद सिंह ने एक ज़बरदस्त मुकाबला दिया है। इतना मुकाबला तो ज़रूर दिया है कि लड़ाई जो है वो कांटे की हो गई है। वरना ये माना जा रहा था कि इस बार क्लीन स्वीप है और कोई लड़ाई नहीं है, सिग्रीवाल को कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत करना पड़ रहा है। इसी को मैं अभी सबसे पहले मानूंगा कि ये आकाश प्रसाद सिंह की जीत है, पहली जीत है। अब अंतिम जीत के लिए उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और वो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि मतदाता क्या करते हैं। हम लोग आकलन चाहे जो कर ले बैठ के, लेकिन मतदाताओं के मन में क्या है वो 4 तारीख को पता चलेगा। राजपूत होने के नाते कुशवाहा वोट छिटक रहा है क्या उनसे? कुशवाहाओं में कुछ नाराज़गी दिखी है। इधर मैं कई कार्यक्रमों में गया, जनता बाज़ार पे भी गया था, तो जनता बाज़ार में कुशवाहा की अच्छी खासी संख्या है। और वहाँ के कुशवाहा इस बात से लिए नाराज़ दिखे कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कुछ किया नहीं। हालांकि ऑफ कैमरा जब बात किया गया तो उनका वो इशारा था कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को पराजित कर रहे हैं राजपूत समुदाय के लोग ही। सीवान में विजय लक्ष्मी को वोट नहीं दे रहे हैं, उन लोगों का ये कहना है, तो क्यों हम लोग दें, ये भी एक मामला चल रहा है। तो महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का जो कुशवाहा वोट कटेगा वो उनके कारणों से नहीं कटेगा, बल्कि दूसरे लोकसभा क्षेत्रों के चलते यहाँ प्रभावित होगा। इसका चिंताजनक बात है क्या ये चिंताजनक तो बात है। मैं यदि भाजपा के 2 जातियों का कोर वोटर थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है तो इसका चिंता का तो बात है। लेकिन एक फ़ायदा का बात यह है कि उनका जो आरजेडी का वोट में जो सेंधमारी राजपूत मतों में रणधीर सिंह लगाते थे वो उनके साथ हैं। भूमिहार के जितने भी बड़े नेता हैं सब उनके साथ हैं। ब्राह्मण के जो विजय शंकर दुबे के पुत्र हैं वो भी उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर मामला जो है वो ये है। अंतर बताइए, कितना अंतर होगा? अंतर तो जनता को बताने दीजिए। अब अंतर मार्जिन कितना बड़ा होगा? मार्जिन भी 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि बड़ा मार्जिन होगा, छोटा मार्जिन? मार्जिन तो कम से कम 50,000 से ऊपर का होगा किसी के लिए भी। भाजपा यदि जीतेगी तो ज़्यादा हो सकता है, आकाश प्रसाद सिंह के लिए 50,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से वो जीत सकते। तो ये हमारी चर्चा थी महाराजगंज लोकसभा के लिए। हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और किसी अगले लोकसभा के लिए अगले दिन आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए बिहार न्यूज़, द देसी अड्डा। धन्यवाद। नमस्कार।